Good evening, everyone. I welcome you all on this Simply Jaipur page in Simply Youth Brigade. This is first time I'm introducing a young mind, a young creative mind in front all of you. So Simply Youth Brigade जो है वहाँ पर हम यंग टैलेंट्स को आपके सामने लेकर आते हैं और आज मेरे साथ है अनायना सिंह। अनायना बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ उतनी ही ब्रिलियंट डांसर भी है, स्पोर्ट्स में भी उतना ही एक्टिव रहती है, हर चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। और आज का जो दिन है वो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी सभी बेटियों को, क्योंकि आज डॉटर्स डे भी है। तो अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, जो कि सभी डॉटर्स को और स्पेशली आज क्योंकि अनायना का प्रोग्राम है तो उनको डेडिकेट करती हूँ। ईश्वर का अप्रतिम उपहार है बेटियां, माँ के सुख दुख की राजदार है बेटियां, पिता की तरक्की का आगाज है बेटियां और भाई के आंगन की चहचहाट है बेटियां, सीने में धड़कते दिल का अरमान है बेटियां और पूनम की बिखरती चांदनी है बेटियां, बाग में खिले फूलों की महक है बेटियां और सागर में उठती चंचल तरंगे हैं बेटियां, सुना है वो घर का आंगन जिसके आंगन की डाल पे चिड़िया सी फुदकती ना हो ये बेटियां। तो अनायना, आपका बहुत स्वागत है, मैं वेलकम करती हूँ आपका सिंपली यूथ ब्रिगेड में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो अनायना, जब आप 6 साल की थी तभी से आपको डांस का क्रेज है, तो इतना जल्दी इतना छोटा बच्चा कैसे डांस के लिए अट्रैक्ट हुआ, वो बताएंगी आप? सो बेसिकली जब मैं 5 इयर्स की थी तब मैंने टीवी पे रूप सिंह जी शेखावत जी का डांस देखा था और उसी से मुझे प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मैं ये डांस क्यों नहीं कर सकती। वो बेसिकली हवाई डांस करते हैं एंड मुझे उनका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मुझे लगा कि मुझे भी यही डांस करना है और उसी दिन से फिर मैं भवाई डांस के प्रति मेरा जो चाह थी वो इंक्रीज हुई एंड मैंने भवाई डांस किया। सो जब टीवी पे डांस देखा तो सिर्फ मन में आया कि ये डांस करना है, क्योंकि भवाई बहुत मुश्किल डांस है, तो उसको करना के लिए जो इंस्पिरेशन तो मिल गई वहां से, लेकिन उसके बाद का जो स्टेप था कि उसके स्टेप सीखना है, उसके लिए ड्रेसिंग वो लेकर आना है, उसके लिए जो स्टैमिना चाहिए बॉडी में वो भी होना चाहिए, वो सीखना भी है, तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए बेसिकली पहले तो पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा जिससे मुझे हिम्मत और हौसला मिला एंड स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर तो लगा था कि क्या मैं कील कांच और इन सब प्रॉप्स पे डांस कर पाऊंगी या नहीं, बट फिर पता नहीं क्यों एक बोलते हैं कि एक चिंगारी जैसी मुझ में आई कि नहीं मैं कर सकती हूँ ये चीज़ एंड मुझे सीखने का काफ़ी जुनून था एंड इस जुनून की वजह से मुझे उस दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। तो जब कीलों पे चलती हो, जब कांच पे चलती हो, तो कुछ चुभन नहीं लगती? मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब सी चीजों पे चल रही हूँ? स्टार्टिंग में जब करना नहीं आता था, मतलब चढ़ने के भी काफी क्या बोलते तरीके होते हैं, तो पहले जब सीख रही थी मैं, जब प्रैक्टिसेस में और इसमें, तो कांच के काफी टुकड़े होते थे जो पैरों में लग जाते थे एंड कील भी काफी, जो कीलों के कोने होते हैं उस पे कभी पैर चले जाता तो उससे वो कील चुभ जाती, बट फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो दर्द का एहसास होना कम हो गया। तो जब पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दिया, वो कितने साल की थी तुम? जब मैंने पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दिया तब मैं अराउंड 6 इयर्स की थी और ये मेरा एक्चुअली स्कूल में ही एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था एंड उसी में मैंने अपना सबसे पहला क्या बोलते हैं डांस का प्रदर्शन सबसे पहली बार वहीं पे किया। एंड फिर वहीं से जो जर्नी थी वो वहीं से स्टार्ट हुई। और ऐसा सुनने में आया कि तुम डांस को सीखने के लिए तुम्हारी मम्मा तुमको कालबेलिया की बस्ती में लेकर गई थी डांस सीखने के लिए, ऐसा भी?
हुआ था, राइट? एक्चुअली तब बीच में एक ऐसा लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में टीवी पे जब देखा था तब मैं बहुत जिद पे अड़ गई थी कि मुझे ये डांस करना ही है। मतलब एक दो दिन तक तो मैंने ऐसे भी बोल दिया था मैं खाना नहीं खाऊंगी एंड कुछ भी नहीं करूंगी जब तक आप मेरे को कोई टीचर नहीं लाइक टीचर मेरे को डांस नहीं सिखाएगा जब तक। सो इसलिए फिर मेरी मॉम कालबेलिया बस्ती चली गई एंड वहां पर वहां से कुछ कालबेलिया जो डांसर्स थे उन्हें देखा फिर मेरे को सिखा। देखिए, बेटियों की जिद के आगे जब पेरेंट्स झुक जाते हैं तो इतनी ही क्रिएटिव डॉटर्स हमारे सामने निकल कर आती हैं। कितना एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं आज आप अनायना के साथ, कि इतना ही खूबसूरती से आज वो भवई परफॉर्म करती हैं, और ना सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान के अलावा देश और विदेश में भी अनायना ने बहुत सारी जगहों पर परफॉर्म किया है। हम बातचीत में आगे आगे जानेंगे कि अभी तक कहाँ कहाँ किन किन शहरों में और किन किन देशों में जा चुकी हैं। अच्छा अनायना, आप डांस तो करती ही हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी उतनी ही एक्टिव हैं। तो स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, और कौन-कौन से स्पोर्ट्स में आपको मज़ा आता है? सो बेसिकली मुझे स्पोर्ट्स लाइक सारे स्पोर्ट्स ही काफी ज्यादा पसंद है बट अगर बेस्ट की बात की जाए तो मुझे स्विमिंग फुटबॉल और हाँ स्विमिंग एंड फुटबॉल मेरे को सबसे मेरे सबसे लाइक कह सकते हो पसंदीदा स्पोर्ट्स में से एक है। एंड बाकी एक तरीके से मुझे आउटडोर गेम्स और इनमें काफी इंटरेस्ट है। और तुम 15-15 किलोमीटर की साइकिलिंग बहुत आसानी से कर लेती हो। अभी भी लॉकडाउन टाइम में भी ये सब किया है तुमने, जहाँ तक मुझे जानकारी है तुम्हारी हाँ साइकिलिंग की, पैशन की। तो थकान नहीं होती? क्या क्या लगती तो बिल्कुल तुम एकदम दुबली-पतली सी हो कि पता नहीं तुम खाना भी खाती हो या नहीं ढंग से। लेकिन फिर भी कहाँ से आती है एनर्जी? खाना तो पूरा खाती हूँ मैं बट इट्स हेल्दी फूड। सो हेल्दी फूड से आई मीन लाइक इनर पावर ज्यादा रहती है। तो बस इसी से। वेरी गुड। तो जैसे स्पोर्ट्स में भी अच्छी हो, डांस भी पैशन है, और इस साल आपको बोर्ड्स के एग्जाम्स देने हैं, और अभी का जो टाइम चल रहा है वो बिल्कुल ही इतने सालों की स्कूलिंग स्टडीज जो आपने करी है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, कि हम लॉकडाउन में हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। उतना ज़्यादा हम स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे जितना हम स्कूल में कर पाते हैं। तो अभी अपनी हॉबीज को और अपनी स्टडीज को कैसे बैलेंस कर रही हो? सो बेसिकली लाइक बोर्ड्स भी अभी दूर नहीं है, आने वाले हैं बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हॉबीज एंड स्टडीज को बैलेंस करना भी काफी जरूरी है बिकॉज लाइक हॉबीज भी आपको क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। एंड उसके बाद मेरे बेसिकली टाइम स्लॉट्स ऐसे सेट हैं कि जब मेरे को स्टडीज करनी है तब मैं सिर्फ स्टडीज करूंगी एंड डांस कब करना है मुझे स्पोर्ट्स कब खेलना है। एंड सभी को अपना अलग टाइम मिलता है, मतलब हर एक एक्टिविटी को मैं अलग टाइम देती हूँ। एंड आई गेस जब आप में कुछ अलग हटके करने की चाह हो तो कुछ भी पॉसिबल है। एंड बल्कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने नई चीजें भी सीखी हैं और काफी चीजें ऐसी ट्राई भी करी है मैंने कुछ नई चीजें। एंड तो बस ऐसे ही स्टडीज का अपना टाइम सेट है जिससे हर चीज में बैलेंस हो जाता है एंड किसी भी चीज पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, और सारे यूथ ब्रिगेड यूथ माइंड्स जो भी देख रहे हैं आपको और जो देखेंगे, उन लोगों को भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए कि अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर ले, एक पैशन को अलग लाइक टाइम। बेसिकली आपका जो पूरा दिन है आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आपने बताया कि नई चीजें भी आपने अभी लॉकडाउन के दौरान सीखी हैं, लॉकडाउन के दौरान नई चीजें की भी है। तो क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया किया, उसके बारे में बताओ। सो मैंने कुकिंग सीखी एंड काफी नई डिशेस बनाने का ट्राई किया एंड हाँ कभी कभी फेल भी हो जाते हैं बट देन उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहो तो उसमें भी सक्सेस तो मिल ही जाती है एक बार। उसके साथ ही मैंने काफी लाइक ट्राई किया सेल्फ कोरियोग्राफीज करने की डांस के लिए एंड कुछ अलग उसमें ट्राई करने का एंड ऐसी काफी चीजें करी।
और एक एनजीओ के बारे में भी कुछ सुनने में आया कि अनायना ने कुछ एनजीओ भी फॉर्म किया है जो कुछ अच्छे। राइट, मैंने और मेरी फ्रेंड ने अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन एक एनजीओ खोला, द रेस्क्यू सोसाइटी के नाम से, एंड जिसमें हमारे 3 कैंपेन्स रखे हमने अबाउट साइबर सिक्योरिटी, अबाउट एक सोच एक कैंपेन का नाम है जिसमें हम मोटिवेशनल सेशंस करेंगे, एंड टीम मकसद उसका 3rd कैंपेन है जिसमें हम डोनेट करेंगे चीजें, एंड सभी लाइक दूसरे एनजीओज में जाके उन जो बच्चे हैं जो काफी टैलेंटेड है उन्हें उनका टैलेंट लाइक उनके टैलेंट को प्रमोट करेंगे हम, एंड प्लस काफी दूसरी चीजें भी प्रोवाइड करेंगे, नेसेसिटीज जो होती है। बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा काम अभी आप कर रही हो, इतना अच्छा डांस करती हो, उतनी अच्छी स्पोर्ट्स में भी हो और मन लगा के पढ़ाई भी करती हो। जब बड़ी हो जाओगी तब अपने आप को कहाँ देखती हो? क्या क्या होगी अनायना? सो बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है डांस मेरा पैशन है, बट उसी के साथ एक हॉबी भी है। सो लाइक मेरा कोई इतना बड़ा ड्रीम नहीं है, बट एक छोटी सी चीज है कि मुझे बिजनेस के फील्ड में जाना है, बट उसी के साथ मैं अपने पैशन को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती, और मैं डांस को भी जैसे अभी बैलेंस कर रही हूँ स्टडीज के साथ, वैसे अगर मैं बिजनेस के अंदर जाती हूँ तो मैं उसी उसके साथ डांस भी बैलेंस करना चाहूंगी, एंड या बेसिकली मुझे बिजनेस की फील्ड में जाना तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हो बड़ी है। या होके? ओके। अच्छा, एक बार डांस करते वक्त चोट भी आ गई थी पैर में, कोई झुमका चुभ गया था, फिर भी तुमने डांस हाँ, करना नहीं रोका। क्या क्या था वो? क्या सो प्रोग्राम था और अंदर से क्या लगा कि क्यों नहीं रुकना है? ओके, सो ये शिमला में हुआ था जब मेरे कान की एक बाली नीचे गिर गई थी, और उसका जो वो हुक होता है वो पैर में घुस गया था, एंड तब एक्चुअली पैर सुन हो गया था मेरा। ये तो पता चला कि मेरे को लग गई, बट फिर इतना पता था कि मुझे कैसे भी करके डांस तो नहीं छोड़ना है, मतलब ये तो पूरा करके ही जाना है और बेस्ट करके जाना है इसमें। सो इसलिए वो पैर भी सुन हो गया, एंड मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कुछ लगी भी है मेरे को। मैंने पूरा डांस कंप्लीट किया, एंड काफी अच्छे से कंप्लीट। और जब इतने घड़े अपने सर पे रखती हो तब वजन नहीं लगता उनका? उसको कैसे बैलेंस कर पाती हो? गर्दन में मोच भी आती है कभी कभी। हाँ, हाँ, हाँ। सो स्टार्टिंग में तो मेरे से एक घड़ा भी बैलेंस नहीं हुआ हुआ करता था, एंड एक घड़े को मेरे को बैलेंस करने में एटलीस्ट 1 से 2 महीने लग गए थे स्टार्टिंग में तो। बट उसके बाद जब बैलेंस होने लगे, और इसको बैलेंस करने के लिए भी मैंने काफी नई चीजें भी ट्राई करी, जैसे नोटबुक्स बैलेंस कर ली सिर पे एक एक रख के, एंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें बैलेंस करके ट्राई प्रैक्टिस करती थी घर पे। उसके बाद मैंने जवाहर कला केंद्र में एक परफॉर्मेंस किया था जिसमें 150 पॉट्स थे, एंड इट वेड अराउंड 15 केजीज उसका टोटल वेट था, एंड तब देख के तो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ह्यूज है। बट फिर जब सिर पे रखा, जब डांस करने गए, बिकॉज फोक डांस में क्या होता है कि हम जब वो ड्रेस पहन लेते हैं, राइट, तो कलरफुल ड्रेस, तो एक अलग ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती है उसमें से, एंड तो मजे भी आते हैं काफी इस डांस में, एडवेंचरस डांस है काफी, सो इसलिए हाँ बैलेंस हो जाता है वो। यहाँ पर तुमने एक बहुत अच्छी बात कही है नैना कि पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं जब ड्रेसिंग वैसी हो जाती है और जब एटमॉस्फेयर वही हो जाता है, तो फिर जो एडवेंचर है उसको लेने में मजा आता है। तो यहाँ ये जो बात है ये वाकई में एक आर्टिस्टिक सोल ऐसा कह सकती है कि वाइब्स अंदर से क्रिएट होती हैं और आपको वो चीज एक एनर्जी देकर जाती है जिससे आप इतने बड़े बड़े काम कर जाते मतलब हैं। हमें अपने राजस्थान के कल्चर से जुड़ाव महसूस होता है जब हम ऐसे पूरी राजस्थानी जो पोशाक पहनते हैं, और ज्वेलरी भी नॉर्मल ज्वेलरी नहीं होती है, इसमें काफी नथनी और बाजूबंद एंड काफी अलग अलग चीजें, बोर और ये सब चीजें होती है, जिससे एकदम ऐसी वाइब्स आती है कि कुछ डिफरेंट है मतलब।
वेरी नाइस, बहुत बहुत ही सुंदर। और फोक डांस करती हो, कथक भी साथ में करती हो, तो दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा लगता है, क्या करने में ज्यादा मजा आता है? देखिए, दोनों डांसेस ही अपनी जगह बेस्ट हैं, क्योंकि हाँ, मुझे दोनों डांसेस लाइक पसंद तो दोनों ही है, बट अगर बेस्ट की बात की जाए तो आई गेस राजस्थानी फोक डांस से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड सो आई फील कि फोक डांस मुझे बहुत पसंद है। एंड क्योंकि फोक डांस में जब हम वो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं और जिसमें रेड, येलो एंड ऐसे क्या बोलते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं इस ड्रेस के अंदर, तो इससे काफी पॉजिटिव फील करती हूँ मैं। और ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति से मुझे जुड़ाव महसूस होता है। और इसमें हमारे कल्चर के काफी वैरायटी ऑफ कलर्स स्प्रेड हो गए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी कलरफुल ड्रेस होती है, इन एडिशन टू जो ज्वेलरी एंड प्रॉप्स, फिर इतनी सारी चीजें होती हैं इस डांस के अंदर कि काफी अट्रैक्टिव हो जाता है वो। आप खुद के लिए आप एंथुजियास्टिक फील करते हैं उस डांस को जब करते हैं। एंड मुझे वैसे भी एडवेंचरस चीजें करना काफी पसंद है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो राजस्थानी फोक डांस में भवाई सबसे ज्यादा एडवेंचरस डांस लगता है मुझे। सो इसलिए मुझे फोक डांस ज्यादा पसंद है। तो जैसा आपने बताया नायना कि बहुत सारे जो जो चटक रंग है, जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, हमारी राजस्थान की पहचान है वो सभी रंग, उनको पहन के आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील करती हो, एनर्जी उसमें से आप गेन करती हो। और बहुत और से मैं देश, चाहती हूँ कि हमारे राजस्थान का कल्चर देश विदेश में काफी प्रसिद्ध हो, और काफी लाइक लोग भी उसे पसंद करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए मैं ज्यादा इसे प्रमोट करना चाहती अभी तक आपने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ट्रिप भी किए हैं, वहां पर अपना डांस परफॉर्म भी किया है, कहाँ कहाँ गई हो अभी तक? हूँ। ओके, सो फॉरेन कंट्रीज में जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था वो था इन श्रीलंका, एंड उसके बाद इन स्पेन, देन दुबई, एंड अभी मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू सिंगापुर। और सबसे अच्छी कंट्री कौन सी लगी एज एन आर्टिस्ट, मतलब जहाँ का स्टेज आपको अच्छा लगा, जहाँ की ऑडियंस आपको अच्छी लगी? सो सबसे बेस्ट जो लगा दैट वाज स्पेन, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली हमें एक तो जो वहाँ के मेयर थे उनसे मिलने का मौका मिला और उनसे बात भी करी हमने। सो ये एक कह सकते हो थोड़ा अलग मोमेंट था इस समय, कि आप एक मेयर से बात कर रहे हैं एंड अबाउट आवर ओन कल्चर। सो एक वो बात काफी एक्साइटमेंट वाली बात थी उस समय। सेकेंडली, वहां पर कुछ स्कूल्स के बच्चे थे जिन्हें उस जो स्टेज एरिया था उसके साइड में एक कैंप खड़ा किया था, जहां पर कुछ स्कूल्स के बच्चों को बुलाया गया था। एंड हम में से कुछ पार्टिसिपेंट्स को वहां पर बोला था कि आप जाइए और उन्हें आपके कल्चर के बारे में बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कथक डांस कर रहे हो तो उसके बारे में बताओ, फोक करा तो उसके बारे में बताओ। सो देन वो लोग भी काफी क्यूरियस थे इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए। मतलब उनमें से किसी एक ने ये भी पूछा था कि आप जो नोज में आप पहनते हो वो क्यों पहनते हो। एंड काफी ऐसे अलग क्वेश्चंस थे जो कभी सुनने को नहीं मिले थे। सो वो भी काफी अलग एक्सपीरियंस था कि आप किसी को अपने ही कल्चर के बारे में बता रहे हो और कल्चर को स्प्रेड कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो तो आई इतनी गेस इनका इतनी सबसे बेस्ट। इतनी छोटी सी उम्र में ये सारी चीजें जो दिमाग में है कि अपने कल्चर को स्प्रेड करना है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही उम्दा बात है ये। और अगर अभी से ये पैशन है, अभी से ये स्टाइल है, तो आगे बढ़कर तुम जरूर राजस्थान का जो नाम है वो देश दुनिया में दिखाने वाली हो कि हाँ, नायना हमारे राजस्थान का गौरव है। और एक अर्धनारीश्वर आपकी परफॉर्मेंस मैंने कहीं इमेजेस देखी हैं, तो वो अर्धनारीश्वर का जो डांस हुआ वो कहाँ पे हुआ, और उसका जो इतना मेकअप, इतना हार्ड, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल रहा होगा ये सारी चीजें करना,
वो उसके लिए एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? सो ये परफॉर्मेंस था इन भिलाई एंड ये बेसिकली सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर मैंने ये गेटअप पूरा किया था। इसमें अराउंड 4 4 आवर्स प्लस लगे थे इन डूइंग द मेकअप एंड द ड्रेसअप, बिकॉज अर्धनारीश्वर मतलब आधा शिव आधा पार्वती। सो उसमें आधा पूरा ब्लू पेंट किया गया था एंड इस साइड अलग मेकअप था। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया था। लाइक सुबह 4 o'clock मैं उठी थी एंड 4 आवर्स प्लस गया था पूरा मेकअप। फिर उसके बाद जो ट्रैजिक की बात थी वो ये थी कि मेरा नंबर आया रात को 12 बजे। सुबह 4 o'clock उठ के इतना रेडी हो गए, और प्लस उस ड्रेस और मेकअप में आप ढंग से खा भी नहीं सकते और ना कुछ कर सकते हो, आप एक ही जगह बैठना है। तो पूरा लाइक 12 o'clock तक मैं एक ही जगह थी एंड बहुत ही ज्यादा थक भी गए थे, मतलब सुबह से उठे हुए थे। एंड तब मैं अराउंड 9 years की थी, 9 to 10 years की थी। एंड लाइक तब 12 बजे जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं तो बस यही प्रे कर रही थी जल्द से जल्द मेरा नंबर आ जाए बस, और मैं अपनी परफॉर्मेंस दे दूं। एंड लाइक जब नंबर आया तब उसके बाद जब मैंने स्टेज पे वो डांस परफॉर्म किया, तो मेरे अंदर एक अलग ही, बोल सकते हो, जादू आ गया था जैसे कोई, क्योंकि वो मेकअप भी इतना ज्यादा इफेक्टिव था मेरे खुद के ऊपर कि पूरा उस कैरेक्टर के अंदर डूब जाने जैसा था। सो काफी कह सकते हो काफी अलग एक्सपीरियंस था वो भी, कि वो मेकअप भी अलग एक्सपीरियंस था और टाइम भी अलग एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत छोटी उम्र में और इतना ज़्यादा पेशेंस रखना भी बहुत मुश्किल काम है, नहीं? एज एन आर्टिस्ट क्या ड्रीम्स देखती हो? जो डांसर्स देखती हो अभी, जो बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हैं और राइट। इंटरनेशनली अपने आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज हैं इस आर्ट फील्ड में जिनसे मिलने की तमन्ना है, चाहती हो कि हाँ इनसे मैं मुलाकात करूं या इनसे मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करूं? ऐसे कोई लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं? सो बेसिकली फोक डांस में जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं स्टार्टिंग से, मतलब उनकी वजह से मैंने ये डांस करने की चाह मेरे में आई। तो सॉरी, रूप सिंह जी शेखावत जी थे फॉर फोक डांस, एंड फॉर कथक बिरजू महाराज। लाइक आई फील कि वो लाइक काफी उन्होंने इंस्पायर किया है फॉर कथक डांस मुझे तो, एंड हजारों लोगों को किया है उन्होंने इंस्पायर। तो कथक के लिए भी फॉर्मल ट्रेनिंग लेती हो? हाँ, तो उसमें तो रेगुलर क्लासेस जाना या रेगुलर अभी सभी कुछ ऑनलाइन है? ऑनलाइन सभी अभी ऑनलाइन। अभी सब ऑनलाइन चल रहा है। और अगर मैं फिर से एक बार स्टडीज की बात करूं, क्योंकि 10th बोर्ड होते हैं, तो अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी दोस्तों को क्या कहना चाहोगी कि अपने पैशन को और अपनी स्टडीज को, जैसा आपने बोला कि टाइम को मैनेज करके चलो, लेकिन फिर भी सबके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब अनायना जैसे समझदार बच्चे नहीं होते हैं, तो कुछ टिप्स उनको देना चाहोगी कि हाँ सुबह उठकर ये करना है और रात को सोने से पहले ये करना है? पहली बात तो मैं पैशन के बारे में कहना चाहूंगी कि अगर आपका किसी भी चीज में पैशन है, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, एंड उनकी गाइड, क्योंकि उनकी गाइडेंस काफी जरूरी है आपके लिए। एंड उसके साथ ही अगर आप कुछ भी काम करें तो फुल डेडिकेशन के साथ उसको उसको करें, प्लस ईमानदारी के साथ। एंड एक और बात कहना चाहूंगी कि हमेशा हेल्दी खाना खाएं, एंड लाइक और बेसिकली अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है तो उसके लिए पॉजिटिव रहना काफी जरूरी है। एंड आई गेस पॉजिटिव रहने के लिए आपको मेरे को जहां तक लगता है अपने कल्चर से जुड़ना, लाइक अगर आप अपने कल्चर से जुड़ते हैं तो आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि मैं भी कल्चर से जुड़ के ही मैंने काफी पॉजिटिव फील किया है, कॉन्फिडेंट भी फील किया है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ। और जहां तक बात टाइम टेबल्स की है, सो
ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। लाइक सुबह फॉर एग्जाम्पल मैं 5 o'clock उठ के मैं अपनी स्टडीज एटलीस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद जितनी मेरी हॉबीज होती है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। लाइक आउटडोर एक्टिविटीज एवरीथिंग, जित मैंने लॉकडाउन में तो एटलीस्ट काफी चीजें ऐसी ट्राई करी है, प्लस उसको कंटिन्यूस भी किया है हर एक चीज को। सो लाइक टाइम टेबल ऐसा कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर कुछ भी चीज करो तो उसमें यू शुड गिव योर 100%। अभी जब तुम ये बात कह रही हो कि सुबह 5 बजे उठ के तुम अपनी स्टडीज को पहले कंप्लीट करती हो, तो बच्चे पता है तुमको ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बात कह रही है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है सभी काफी लेट भी सोते हैं। सो लाइक मेरा जो टाइम टेबल फिक्स है उसके इस एक चीज ऐसी फिक्स है कि मुझे सोना है तो 9:30 तक सो जाना है। सो आई गेस वो अगर ऐसी चीजें फॉलो करे, मतलब जल्दी सोना, सो सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। So you are following that nursery राइट, rhyme, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise, right? वेरी राइट। Okay. So you are a brilliant student also, and you are a good athlete in the school sports activities. तो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो स्कूल के जो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जहाँ से आपको लगता है कि नहीं बहुत प्यार मिलता है, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, उन मोमेंट्स को शेयर करो हमारे साथ। तो आई गेस लाइक सारे मोमेंट्स काफी मेमोरेबल रहते हैं स्कूल टाइम के, कि आप कुछ भी करते हो तो टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू। एंड लाइक जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल में मैं अभी प्रेजेंटली स्टडी कर रही हूँ। सो वहाँ पर जयश्री मैम द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज वेरी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स everyone, each and every child, and वो हमेशा यही चाहती है कि उनके सभी बच्चे काफी तरक्की करें आगे जाकर। आई फील सारी टीचर्स ही काफी ज्यादा मोटिवेट करती है स्कूल में, एंड हाँ ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज में वो काफी मोटिवेट। अभी तक अनायना बहुत सारे अवार्ड्स भी ले चुकी हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, और चाहे वो डांस के लिए नेशनल और इंटरनेशनल हो। और अपने आप को अवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना चाहती हूँ कि ये अवार्ड तो मुझे स्पेसिफिकली डांस के लिए अचीव करना ही है, जिसके लिए मेहनत करनी है। ऐसा कोई अवार्ड सोच रखा है, पद्मश्री कुछ प्लान कर रखा है दिमाग में? नॉट रियली, लाइक ऐसे नहीं कर रखा बिकॉज मेरे को कभी एक्चुअली प्राइज में या अवार्ड कलेक्ट करने में इतना ज्यादा एंथुजियाज्म मेरा जितना डांस करने में रहा है। बिकॉज मेरा मेन फोकस यही होता था कि मुझे डांस करना है, अपना बेस्ट देना है, और सबसे जो टॉप बात थी कि मुझे ऑडियंस को खुश करना है कैसे भी करना। ऑडियंस शुड बी हैप्पी विद माय डांस, एंड दैट वुड बी माय फर्स्ट प्राइज। दैट्स सो ब्यूटीफुल। और जब कॉस्ट्यूम पहनती हो तो कॉस्ट्यूम्स लेना भी बहुत सारा पड़ता है, अलग अलग तरह के वाइब्रेंट कलर्स भी चाहिए बहुत सारे। तो उसमें मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करते हैं? ओके, सो इसमें बेसिकली मेरी मॉम की काफ़ी चॉइसेस रहती हैं, बिकॉज वही सारे ड्रेस के जो डिज़ाइन होते हैं और वो सब वही फाइनल करती है कि लाइक शी उन्हें हमेशा ब्राइट कलर्स बहुत पसंद आते हैं, एंड इसलिए लाइक वो जो कलर डिसीजंस होते हैं वो भी मेरी मॉम लेती है। बस हाँ बेसिकली मेरी मॉम ही पूरी ड्रेस डिजाइन कर देती है। बहुत सारे प्रॉप्स भी रखने पड़ते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस भी रखनी पड़ती हैं, तो उनकी भी केयर करनी पड़ती है, तो वो सारा आपकी मम्मा करती हैं? प्रॉप्स का पूरा केयर मेरे डैड करते हैं। सारे प्रॉप्स का जो डेकोरेशन होता है उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना है सब मेरे डैड को पता रहता है, एंड वही सब कुछ करता है। अच्छा, एक जहाँ पर आपने परफॉर्म किया था वहाँ पे ऐसा कुछ सुनने में आया कि 7 देशों के आपने जो कंटेस्टेंट्स थे उनको हरा के आप आगे बढ़ी। वो कौन सा प्लेटफॉर्म था और कौन सा देश था वो? दैट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन इन ग्वालियर, और वो इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था जब आई वाज ओनली 8 years old।
एंड तब मैं वहां पर जब गई थी, वहां पर देयर वर एक्चुअली 8 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स, एंड which included France, India, Kazakhstan, Germany, and many other more countries. So इन सभी के साथ compete करना था हमें. Like there were 3 राउंड्स थे इस कंपटीशन के, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स, ऐसे करके राउंड्स थे. तो वैसे लाइक जहां तक मुझे याद है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि कंपटीशन होता भी क्या है. मैं बस वहां पर, मेरे को ये पता था कि मैं डांस करने वाली हूँ स्टेज पे, दैट्स इट. और लाइक मेरी और उस डांस में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ गई थी, मतलब माय मॉम, माय डैड और मेरा भाई. एंड वहां पर हम काफी नया एक्सपीरियंस था, दूसरे कंट्रीज के लोगों से मिले, उनसे बात करी, एंड इंटरैक्टिव सेशंस भी थे. और हाँ, काफी मजेदार लाइक कंपटीशन था वो भी. बट ये था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि फाइनल राउंड क्या होता है, सेमीफाइनल क्या होता है. वहां पर बस मैंने 3 बार परफॉर्म किया, इतना था मेरे को बस पता कि मैंने 3 बार स्टेज पे डांस कर लिया. तो ये सुनने वालों के लिए इंस्पिरेशन है अनायना कि आप सिर्फ डांस करने के लिए डांस करती हैं, आप ना तो किसी प्राइज के लिए डांस करती हैं, ना किसी राउंड के लिए डांस करती हैं कि अब फाइनल में पहुंचना है, अब सेमीफाइनल में पहुंच चुके. तो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल बात है, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ डांस के लिए जी रहे हो और डांस के लिए डांस कर रहे हो. ये बताओ कि जब डांस नहीं कर रही होती हो, जब पढ़ाई नहीं कर रही होती हो, कुकिंग नहीं कर रही होती हो, तो ऐसी कौन सी तीसरी चौथी हॉबी है जिसको एक टाइम पास के जरिए से कि अभी रिलैक्स करना है, बस अभी और कुछ नहीं करना है? ओके, तो उसके लिए मैं कई बार स्केचिंग, ड्राइंग्स और लाइक छोटी मोटी, मेरे को इतना कोई मैंने उसमें स्किल लिया ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मेरे को जो अच्छा लगता है कि ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ. सो आई जस्ट ड्रॉ सम थिंग्स. और कभी कभी कुछ लिखने की चीजें लाइक राइटिंग ब्लॉग्स और ये सब, वो भी कभी कभी कर लेती लिखती भी हो? हूँ. हाँ. तो आने वाले टाइम में अपने लिए कुछ ऐसा करोगी कि खुद लिखोगी भी, खुद कंपोज भी करोगी और फिर उस पे डांस भी करोगी, कुछ ऐसा भी प्लानिंग है? कर सकती हो तो तुम्हारे कुछ करने वाली हो? ऐसा तो कुछ अभी तक प्लान्स नहीं है. बट सोचो, क्योंकि यू आर अ वेरी क्रिएटिव सोल, एंड जो एनर्जी गेन करती हो, जो लेकर आती हो, जो डांस में अपना पूरा एंथुजियाज्म दिखाती हो, वो बहुत ही काबिले तारीफ है. और यूथ ब्रिगेड के इस प्लेटफॉर्म पे जो यंग माइंड्स हैं, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, और भी कुछ लोगों से कुछ कहना चाहती हो अपने मन की बात, तो वो कह सकती हो तुम. अभी का जो टाइम चल रहा है उसके बारे में कैसे, क्या फील होता है? क्योंकि ये जो टाइम है, ये बड़ा मुश्किल समय है सभी के लिए. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम डांस परफॉर्म स्टेज पे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिसिंग है लाइफ में अभी. तो कैसा लगता है और कैसे चाहती हो कि ये टाइम जल्दी से निकल जाए? क्या लगता है? सो बेसिकली स्टार्टिंग में तो लगा था कि काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी लाइफ, एंड कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब जैसे आपने कहा कि डांस परफॉर्मेंसेस और ये सब, मेरा अभी एक कंपटीशन भी था फ्रांस में, बट ड्यू टू कोविड वो भी कैंसिल हो गया. एंड लाइक काफी बुरा भी लगता है कि आप कोई कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं या कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं. बट हाँ, मेरे को बस इतना लॉकडाउन से मैंने ये चीज सीखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी क्रिएटिविटी को कभी लॉकडाउन नहीं करना चाहिए. मतलब क्रिएटिविटी शुड बी ऑन एवरी टाइम. एंड क्या बोलते हैं, लाइक कभी अपने थॉट्स को केज मत करो. लाइक जो आपको करना है आप कर सकते हो, लाइक शैल इट बी ऑनलाइन और कैसे भी आप अपना टैलेंट जरूर से शोकेस कर सकते हो. तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ करने की चाह हो तो उसे जरूर करिए. एंड लाइक हाँ, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज वो आपको जो गाइडेंस देंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड सपोर्टिव भी हो. बहुत ही अच्छी बातें करती हो अनाया, और बहुत ही अच्छा डांस भी करती हो, उतनी ही अच्छी कलाकार हो और उतनी ही अच्छी बिटिया भी हो.
ये आपने अपनी आखिरी बात में कहा कि पेरेंट्स से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, जीवन में जो भी करो वो आपको सही गाइड करते हैं हमेशा। ये बहुत ही अच्छी बात है और इस चीज़ को हमेशा फॉलो भी करना चाहिए। तो आज जो हमारा स्पेशल डॉटर्स डे का ये एपिसोड हमने आपके लिए रखा, और मैं इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूँगी आपके पेरेंट्स को, विभा को और राजेश सिंघवी को, कि जिस तरह से वो अपनी बेटी की पैशन को, उसकी हॉबी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन ये ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में और पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने वाली है, आप सभी का नाम रोशन करने वाली है। नायना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव सोल के पीछे जो एनर्जीज जहाँ से आ रही हैं, गॉड आपको पावर दे रहे हैं, ऐसा आप खुद कहती हैं कि आपको कलर्स से एनर्जी मिलती है, आपको कॉस्ट्यूम्स, जो वाइब्रेंट कलर कॉस्ट्यूम्स हैं, जो ज्वेलरी है, जो राजस्थान का कल्चर है, वो आपको इंस्पायर करता है, वो आपको एनर्जी देता है। तो बहुत ही आप आगे जाने वाली हो और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी बनने वाली हो फ्यूचर में। तो थैंक यू सो मच। यूथ ब्रिगेड के इस मंच से अब अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हैं, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेके जब आप फिर से आएंगी तब हम आपको सिंपली जयपुर पे फिर से जगह देंगे, और फिर मुझे लगता है कि आपकी डांस परफॉर्मेंस भी इस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, तो वो भी हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे साथ इसमें भी परफॉर्म करें। तो थैंक यू सो मच अनायना, इट्स नाइस थैंक यू सो मच। या थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स।